नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 के संदर्भ में, जिसका नाम है परमाणु और अणु। इस अध्याय में हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं आपके सभी सिद्धांतों के विषय में, और हम बात कर चुके हैं पाठ्य निहित प्रश्नों के विषय में भी। आज हम करने वाले हैं आपकी जो पाठ्य वस्तु है उसके अभ्यास प्रश्नों को हल। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि करने वाले हैं हम सभी के सभी अभ्यास प्रश्नों को इस एक वीडियो में हल। तो मजा आने वाला है, मजेदार अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस क्लास को, और देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर क्या कहता है। तो पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 0.24, अब भाई ऐसे ही पढ़ा जाता है, पॉइंट के बाद वाली जो संख्या होती है, मतलब दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसे आप अलग अलग ही पढ़िएगा, ठीक। 0.24 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में, नमूना मतलब सैंपल, जैसे हम किसी चीज का सैंपल ले लेते हैं ना, कि ये भाई मिट्टी है, इस मिट्टी का हमने सैंपल ले लिया, फिर उसका हम परीक्षण करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन और बोरोन जो है उसका हमने एक यौगिक बना लिया, और उस यौगिक का जो नमूना है वो बता रहे हैं कि 0.24 ग्राम है, ठीक। विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम कौन है बोरोन, और आपका 0.144 ग्राम कौन है ऑक्सीजन, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप जो है उसको अपन को परिकलन करना है, मतलब ज्ञात करना है। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, अपने को ये पता है कि अपने पास एक सैंपल है, ठीक। जो सैंपल है उसका जो द्रव्यमान है वो 0.24 ग्राम है, मतलब जो आपका यौगिक है, सीधी सीधी बात समझिए कि यहाँ पर जो आपका यौगिक है, ठीक, अगर यौगिक के विषय में बात की जा रही है तो वो है 0.24 ग्राम। अगर आपके बोरॉन के विषय में बात की जा रही है तो वो है 0.096 ग्राम, और अगर आपके ऑक्सीजन के विषय में बात की जा रही है तो ये जो आपके ऑक्सीजन है ये दे रखी है 0.144 ग्राम। यहाँ पर क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि यौगिक का जो भारात्मक संगठन है वो अपने को बताना है। तो यौगिक का कैसे निकालेंगे हम क्या करते हैं, बोरोन का निकाल लेते हैं, ठीक। बोरोन बटे हम कर देते हैं यौगिक को, ठीक। तो बोरोन आपके इनटू कर देते हैं हम 100% से। तो जो बोरोन है वो आपको दिया है 0.096 ग्राम, ठीक। और आपका जो यौगिक है उसका द्रव्यमान आपको दिया है 0.24 ग्राम, और आप 100 से कर दीजिए गुणा, ठीक। जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका 40 और 100 का क्या बना लेते हैं हम, प्रतिशत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्रतिशत बना लेते हैं। अब देखो इस यौगिक में अगर 40% आपका बोरोन है तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होगा भाई। अगर आपका इस यौगिक के अंदर सीधी सीधी गणित है कि जो 40% आपको दे रखा है बोरोन, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 100 में से घटा देंगे। क्यों घटाएंगे वो भी हम आपको भी बता देते हैं। यहाँ पर आएगा 60% आपका कौन है, ऑक्सीजन हो गया। भाई देखो कोई भी चीज जो होती है वो एक में से करते हैं, हम एक में से ही माइनस करेंगे, एक में से ही सारा काम करेंगे, क्योंकि एक बड़ा होता है। तो हमारे पास हमने यहाँ क्या मान लिया, 100 मान लिया, 100 में से ही सब काम करेंगे। अब 100 एक नंबर है, 100 में से 40% बोरोन है, तो जो आपका शेष बचा है वो कितना हो गया, आपका 60%, और 60% कौन है, आपकी ऑक्सीजन। बात यहाँ तक समझ में आ गई, सवाल समझ में आ गया कि करना क्या था। तो क्या करना है, उत्तर देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो नमूना यौगिक का द्रव्यमान दिया था 0.24 ग्राम, बोरोन का द्रव्यमान था 0.096 ग्राम, ऑक्सीजन का द्रव्यमान था 0.144 ग्राम यहाँ पर, ठीक। अब अपने को जो क्या करना था, यौगिक की गणना करनी थी, ठीक। तो यौगिक के लिए हमने क्या करा, बोरोन का प्रतिशत निकाल लिया, ठीक। भाई एक चीज है, यहाँ पर ये एक है, इसके दो टुकड़े हैं, ठीक। ये बोरोन के लिए है, ये ऑक्सीजन के लिए है,
ठीक, बात समझ में आई। अब अगर मुझे बोरोन का पता है तो मैं इसमें से इसको घटा के इसका निकाल सकती हूँ क्या? वही तो हमने किया है। तो बोरोन का जो प्रतिशत है वो हो गया बोरोन का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक, अब जब बोरोन का निकाला है तो आया 40% आपके पास। अब 100 में से 40 कर दो तो माइनस करने पर कितना आएगा? 60% आएगा, जो कि किसका है? ऑक्सीजन का आपके पास यहाँ पर हो गया। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से इसको समझना है। 3 ग्राम आपके पास, ठीक, कौन है? कार्बन है। ठीक, 8 ग्राम आपके पास कौन है? ऑक्सीजन। देखो कह क्या रहे हैं, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जल करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करती है। ठीक, तो पहली चीज अपने पास क्या आई है कि 3 ग्राम जो है कार्बन है प्लस आपके पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के 11 ग्राम क्या बना लेती हैं? CO2 बना लेती है। क्या बनाती है ये? CO2। और हमने सूत्र लिखना सीखा है, तो जो ये O आएगा ये भी कैसा आएगा आपके पास? बड़ा आएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? आगे पढ़िए। ठीक, जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? अब क्या कह रहे हैं कि आपने 3 ग्राम तो कार्बन ले रखा है, अब इसको 50 ग्राम जो है ऑक्सीजन में जलाओ तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अपने को मिलेगी? बात समझ में आ गई। अब देखो आगे कह रहे हैं आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा? रासायनिक संयोजन के हमारे पास कितने नियम थे? 2 नियम थे। वे कितने नियम थे हमारे पास रासायनिक संयोजन के? तो हम यहाँ लिख लेते हैं रासायनिक संयोजन, यानी कि आपका केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये जो रासायनिक संयोजन है आपके पास, इसके कितने नियम हमारे पास थे? 2 नियम हमारे पास थे। पहला था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा आपका नियम था स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम था? स्थिर अनुपात। ठीक, द्रव्यमान संरक्षण नियम में क्या कहा था कि आप जो है वो द्रव्यमान का क्या नहीं कर सकते? विनाश नहीं कर सकते और ना ही आप उसका सृजन कर सकते हो, यही कहा था इन्होंने। स्थिर अनुपात में क्या कहा था कि किसी अभिक्रिया में आप क्या करोगे? यौगिकों की निश्चित मात्रा या तत्वों की निश्चित मात्रा कर लेते हैं हम यहाँ पर। किसकी निश्चित मात्रा काम में ली जाएगी? यहाँ पर तत्वों की निश्चित मात्रा काम में ली जाएगी। ठीक, अब तत्वों की जब निश्चित मात्रा आप काम में लोगे तो वो किसका नियम हो जाएगा? आपका निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा। इसका उदाहरण आपको याद हो तो हमने H2O का अनुपात 1:8 पढ़ा था। याद आ गई बात? तो भाई पहली चीज उसने अपने को क्या बोला है कि आपके पास 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन है, दोनों जब मिली तो 11 ग्राम CO2 बन गई। फिर उसने बोला कि 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम आप ऑक्सीजन ले लो और अब बताओ कि यहाँ पर जो CO2 है वो कितनी बनेगी। फिर बोला कि ये जो आप काम कर रहे हो ये रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है? तो हमने यहाँ देखा कि रासायनिक संयोजन के हमारे पास 2 नियम है, एक आपका स्थिर अनुपात का नियम है, एक आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में आप द्रव्यमान का या जो परमाणु आपने काम में लिए हैं उनका द्रव्यमान जो है उसका ना विनाश कर सकते हो ना ही आप उसका सृजन कर सकते हो। मतलब क्या होगा कि आपके जो अभिक्रिया का द्रव्यमान है यानी कि आपके जो अभिकारक हैं उनका जो द्रव्यमान है वही द्रव्यमान किसका होगा? उत्पादों का होगा। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि जब आप रासायनिक क्रिया करवाएंगे तब आप क्या करेंगे कि तत्वों की निश्चित मात्रा काम में लेंगे। और इसका उदाहरण हमने क्या लिया कि हम H2O की हमेशा क्या मात्रा लेते हैं? 1:8 हम काम में लेते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप देखो कि 3 ग्राम जो आपकी कार्बन है उसके साथ 50 ग्राम ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगी? भाई जो 3 ग्राम है उसके साथ तो केवल 8 ग्राम ही ऑक्सीजन जुड़ सकती है। तो इसका मतलब 50 ग्राम में से भी सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन को ही जुड़ना चाहिए। बाकी ऑक्सीजन जो आपके पास बचती है 42 ग्राम्स, ये कैसी रहेगी? नॉन रिएक्टिव, मतलब कि अक्रियाशील ये रहेगी।
कैसी रहेगी ये? अक्रियाशील यहाँ पर ये रहेगी, क्योंकि एक बात बताओ कि आपके पास क्या 3 ग्राम इन्होंने दे दिया और आपको यहाँ पर कितना ग्राम दिया? 8 ग्राम दे दिया। अभी जो 3 ग्राम है ये सिर्फ इस 8 ग्राम के साथ ही काम कर सकती है, तो जब कभी दोबारा हम क्रिया कराएंगे तभी भी तो 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ ही काम करेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि 3 ग्राम 50 ग्राम के साथ काम कर लेगा। तो इसका मतलब स्थिर अनुपात का नियम यहाँ पर काम कर रहा है कि भाई फिक्स्ड हो गया कि 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ ही यहाँ पर काम करेगा। तो पर आपको तो हमने 50 ग्राम दिए, तो बाकी की क्या हुआ? तो बाकी जो है 42 ग्राम ये कैसी रहेगी? अक्रियाशील रहेगी, कोई काम ये यहाँ पर नहीं करेगी। सवाल समझ में आ गया? ठीक, चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है वो भी देख लेते हैं। दिया गया क्या है आपको कि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है, ये आपको दे दिया। ठीक, तो 11 ग्राम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये एक स्टेटमेंट आपको दे दिया। ठीक, उसके बाद आपको क्या दिया है कि ज्ञात करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान। कब ज्ञात करना है? कि जब 3 ग्राम कार्बन हो और 50 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन दी हुई हो। ठीक, तो उसको जलाने पर आपके पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? तो अभिक्रिया में देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी और कितना हुआ? ये 11 ग्राम हो गया यहाँ पर। इसका मतलब जब कभी भी काम में लिया जाएगा तो 11 ग्राम ही बनेगा। अतः द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो कैसा हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। कैसा होता है? यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा यह भी दर्शाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में है, जो कि कितना है? 3:8। क्यों? क्योंकि 3 ग्राम कार्बन थी और 8 ग्राम ऑक्सीजन दी हुई थी। इस प्रकार ये स्थिर अनुपात के नियम को भी क्या करता है? सिद्ध कर देता है। तो दोनों नियम के बारे में बात हो गई यहाँ पर। अब देखो, 3 ग्राम कार्बन को केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही संयोजित होना चाहिए, तो पर दी तो मैंने 50 ग्राम है, तो बाकी का क्या हुआ? तो बाकी जो 42 ग्राम है वो आपकी क्या होगी? अक्रियाशील रह जाएगी, काम नहीं करेगी। यहाँ पर बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चले आगे। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हमारी स्क्रीन पर। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में बात कर रहे हैं। बहुपरमाणुक का मतलब जैसे बहुत सारे परमाणु हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे आपका OH-, ठीक, तो 2 हो गए इसके अंदर ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन, और ये ऋणावेशित है तो ये आयन भी हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बहुपरमाणु का मतलब हो जाता है आपका जिसमें बहुत सारे परमाणु यहाँ पर दिए हुए हों। बहुपरमाणुक आयन वे आयन होते हैं जिनमें एक से अधिक परमाणु होते हैं, लेकिन वे एक इकाई के रूप में व्यवहार करते हैं। तो यहाँ देखो, CO3-2 कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन एक इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। कार्बोनेट के बारे में बात हो रही है। ठीक, H2PO4-, एक और आप लिख लीजिए। ठीक, OH-। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं और आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पर। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए, और सूत्र लिखना हमने बहुत अच्छे से सीखा है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, जल्दी से वीडियो पॉज करो, कॉपी पेन को उठाओ, और अब आपको सवाल लिखने में वक्त नहीं गंवाना है। फटाफट से आंसर लिखने पर आप क्या करो? कंसंट्रेट करो। पहला है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर है कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से कि मैग्नीशियम क्लोराइड से बात करेंगे। तो मैग्नीशियम जो होता है वो आपका होता है Mg+2। ठीक, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन होता है माइनस में। तो ये जो है इसकी संयोजकता इसके चरणों में, इसकी संयोजकता इसके चरणों में। तो भाई Mg आपने लिख दिया। अब चूंकि -1 है तो -1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सीधा Cl और 2 लिखेंगे। तो आपका क्या हो गया? मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र बना है वो आपका बना है MgCl2। क्लियर हो गई बात? अगला है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम। ठीक, तो कैल्शियम होता है +2 और क्लोरीन वापस होता है -1। तो अब जो है इसकी संयोजकता यहाँ आ जाएगी और इसकी यहाँ
वही वापस कि -1 को लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या बना ये CaCl2 यहाँ पर। अगला है कॉपर नाइट्रेट। क्या है अगला? कॉपर नाइट्रेट। तो आप ये देखिए कि कॉपर जो होता है वो होता है Cu+2, ठीक, और आपका नाइट्रेट होता है NO3-। क्लियर हो गया। ये कौन है? बहुपरमाणु के। कौन है ये? बहुपरमाणु। अब इसकी संयोजकता यहाँ और इसकी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? Cu जो है, अब माइनस तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमारा बहुपरमाणु है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे। किसमें लिख देंगे? ब्रैकेट में। और ये 2 हमने यहां लगा दिया, तो क्या बन गया? कॉपर नाइट्रेट का सूत्र यहां पर बन गया। अगला है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या है अगला? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम के लिए Al होता है +3 और क्लोरीन आपका होता है माइनस में। क्लियर। अब वही इसकी संयोजकता यहाँ और इसकी संयोजकता यहाँ, तो ये तो एल्यूमिनियम और यहाँ हो जाएगा ये, तो ये हो गया है AlCl3। कितना आ गया है इसका? यहाँ पर आ गया है AlCl3। अब आ जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट पर। किस पर? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम के लिए होता है Ca+2, कार्बोनेट होता है CO3 आपका माइनस। क्लियर हो गई बात? -2 होता है ये एक्चुअली, Ca+2 और CO3 -2 होता है। +2 से -2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बना? CaCO3, जो कि क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र यहाँ पर है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? सारे सूत्र समझ में आ गए। हमको यहाँ के लिए क्या याद करना था? संयोजकताएं हमको याद करनी थी, जो हम याद कर चुके हैं। कोई समस्या है? क्लियर। तो अब क्या करते हैं, फटाफट से सारे सूत्रों को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया है MgCl2, ठीक, कैल्शियम क्लोराइड हो गया है CaCl2, कॉपर नाइट्रेट हो गया कॉपर, और नाइट्रेट जो है वो हमारा बहुपरमाणु का आयन है, इसलिए हमने उसे क्या करा है? ब्रैकेट में लिखा है। फिर आ जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि हो गया है AlCl3, फिर है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर क्या है। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। मतलब यहाँ पर आपको कुछ यौगिक दे रखे हैं और आपको क्या करना है, इनमें जितने भी तत्व उपस्थित हैं उन तत्वों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले दिया है बुझा हुआ चूना, जिसका आपके पास सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि OH आपका क्या है? बहुपरमाणु का आयन है, ठीक। अगला है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यानी कि आपका HBr। फिर है बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, जिसका मतलब हो गया है NaHCO3। फिर दिया है पोटेशियम सल्फेट, जिसका सूत्र होता है K2SO4। अब आपको क्या करना है, सूत्र हमने लिख दिए। वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन को उठाओ और फटाफट से प्रत्येक जो आपको प्रश्न दिया है उसमें जितने तत्व विद्यमान है अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लो, ठीक। पहला देखिएगा, बुझा हुआ चूना दिया है, जिसमें आपके पास कैल्शियम है, ठीक, ऑक्सीजन है और आपके पास कौन है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जिसके अंदर आपके पास कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन है और आपका कौन है? ब्रोमीन। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर, मतलब कि NaHCO3। तो आपके पास सोडियम हो गया है, ठीक, फिर आपके पास हाइड्रोजन हो गया है, फिर कार्बन हो गया है और फिर आपके पास कौन है? ऑक्सीजन हो गया है। पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4, तो पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया और आपका क्या हो गया है? ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। तो ये आपको यौगिक दिए थे, इन यौगिकों में ये तत्व हमारे पास क्या है? विद्यमान है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं फटाफट कि क्या है। बुझा हुआ चूना हो गया है आपका CaOH का होल ट्वाइस, तो इसके अंदर कौन कौन है? कैल्शियम, ऑक्सीजन और आपका कौन है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं
हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि HBr, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन तत्व जो है वो विद्यमान है। बेकिंग पाउडर का सूत्र है NaHCO3, तो सोडियम होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा और कौन होगा, ऑक्सीजन यहाँ होगा। फिर आ जाते हैं पोटेशियम सल्फेट पर K2SO4, मतलब सल्फर, ऑक्सीजन और कौन होगा यहाँ पर, पोटेशियम आपके पास होगा। तो बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पर। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन आपको करना है। ठीक, तो सबसे पहला जो आपको दिया है वो दिया है एथाइन, जिसका सूत्र है आपके पास C2H2। क्या है, C2H2। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दो 2 इंटू कार्बन, क्योंकि कार्बन कितना है अपने पास, 2 कार्बन है। कितना कार्बन है भाई, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो हमने क्या करा है 2 इंटू कार्बन कर दिया। ठीक, प्लस आप कर दीजिए 2 इंटू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है, तो 2 इंटू कार्बन जो है उसका जो द्रव्यमान होता है वो 12 है, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 12 दूनी आपके पास 24 प्लस 2, तो कितना हो गया है ये 26 ग्राम आपके पास यहाँ पर ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सल्फर अणु आपके पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सल्फर, जिसका सूत्र है S8 आपको दिया हुआ है। तो सल्फर का कितना हो जाता है 32 इंटू आप कर दीजिए 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे, 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 256 ये हो गया। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, फास्फोरस दिया है, P4 दिया है और 31 इसका द्रव्यमान भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। P4 के लिए क्या करेंगे, देखो 4 है ना, तो 31 इंटू 4 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 124, 4 एकम 4 और 3 चौक 12। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा क्या है आपके पास, नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ, नेक्स्ट देखिएगा कि क्या है अपने पास। तो नेक्स्ट दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने को दिया हुआ है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अपने पास HCl। ठीक, तो हाइड्रोजन के लिए 1 आ जाएगा प्लस Cl हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 प्लस Cl का होता है 35.5, तो कितना हो जाएगा 36.5 यहाँ पर ये हो जाएगा। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आप देखो नाइट्रिक अम्ल अपने को दिया है। अब आप वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो कि अपनी कॉपी में आप इसका मौलिक द्रव्यमान निकाल पाओ। ठीक, HNO3 इसका क्या है, फॉर्मूला है। क्या है ये, HNO3 इसका फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ HNO3 लिख दिया, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन 14 होती है, 3 इंटू ये कितना हो गया 16, 1 14 प्लस 16 एकम 16, 16 दूना 32 और 16 तिया 48। ठीक, तो आप क्या कर लीजिए, इन्हें जोड़ लीजिए, 8 और 4 12 और 1 3 13, 4 5 6, तो ये हो गया है 63 ग्राम्स। क्या हो गया है ये 63 ग्राम आपके पास यहाँ पर हो गया है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, फटाफट से देख लेते हैं इनके। ठीक, तो सबसे पहले एथाइन के विषय में बात हो रही है, तो यहाँ देखिए कितना आया है 26 ग्राम यहाँ आया है, जो कि हमारे भी आ रहा था। क्लियर। नेक्स्ट आप देखो सल्फर के विषय में बात हो रही है, 256 ग्राम आया है, जो कि हमारे भी आ रहा था। ठीक, आगे चलते हैं और अब देखते हैं फास्फोरस के विषय में बात हो रही है, 124 ग्राम यहाँ पर आया है, मतलब कि 124 ग्राम जो है वो यहाँ आया है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आया है 36.5। तो हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे भी फास्फोरस इतना आया था और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना आया था 36.5। HNO3 का याद रखो 63 आया था, कितना आया है 63, और यहाँ पर भी HNO3 का कितना आ गया है 63 आ गया है। क्लियर हो गई,
कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, अब आपको करना क्या है, आपको अपनी जो कॉपी है उसमें इन्हीं प्रश्नों को बिना देखे हल करने का अभ्यास करना है। हम आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए भाग के साथ। धन्यवाद।